तो स्टार्ट करते हैं अपने डिसीजन ट्री को, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि डिसीजन ट्री फॉर द कैटेगरिकल वैल्यूज के लिए है, और बाकी सारी एंट्रोपी निकालना, एंट्रोपी कैसे निकालते हैं और क्यों यूज करते हैं, किन्हीं इम्प्योरिटी क्यों निकालते हैं, क्यों उसको यूज करते हैं, एंट्रोपी और किन्हीं एंट्रोपी में इम्प्योरिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन गेन क्यों यूज करते हैं, ये क्या टेक्निक है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी हम जान चुके हैं। सो फाइनली अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं डिसीजन ट्री फॉर द न्यूमेरिकल स्प्लिट। अभी फाइनली हमने लास्ट में क्या चेक किया था, हमने देखा था कि डिसीजन ट्री फॉर न्यूमेरिकल, हमने देखा था कैटेगरिकल स्प्लिट के लिए, और हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल स्प्लिट के लिए। ओके। ओके देन स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डेटा सेट को कंसीडर कर लेता हूँ। सो लेट्स कंसीडर कि मेरा एक डेटा सेट होगा, और मेरा डेटा सेट किस तरह से, मैं एक न्यूमेरिकल टाइप डेटा लूंगा क्योंकि मैं न्यूमेरिकल के ऊपर बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल स्प्लिट के लिए। तो मेरा एक F1 कोई भी रैंडमली फीचर ले लेता हूँ और एक आउटपुट वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके। तो मेरा कुछ इस तरह से हो सकता है कि 2.3 में लूँ, 3.6 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 52 या फिर 5.2 बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही रेंज में ले लेते हैं, छोटी रेंज में, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। ओके। देन 6.7 हो गया, 7.8 ले सकते हैं, या फिर हम 9.0। तो इसी तरह से कोई भी एक डेटा लिया मैंने, और इसका मेरा आउटपुट अगर मैं बोलूँ तो यस नो टाइप है। तो यस यस, या फिर इसे बोल सकते हैं नो, या यहाँ पर भी नो बोल सकते हैं, देन यस बोल सकते हैं, नो बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक डेटा सेट है, और इस डेटा सेट में मैं देखूंगा कि किस तरह से इस न्यूमेरिकल टाइप डेटा को स्प्लिट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, डिसीजन ट्री में। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले क्या करता है, जब हम स्प्लिट करते हैं तो सबसे पहले जो फीचर्स होते हैं उनको हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट इन द सेंस कि मतलब सॉर्टिंग करते हैं, सॉरी, ठीक है, सॉर्ट करते हैं अपने डेटा को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉर्टिंग द फीचर्स है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। सॉर्टिंग ये मैंने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिए, ठीक है, 2.3, 3.6, 4, 5.2, 6.7, 7.8 और 9.0, तो ये ऑलरेडी सॉर्ट है, ठीक है। अगर नहीं भी होते तो डिसीजन ट्री में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर सॉर्टिंग हो जाती है उनकी। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक रिकॉर्ड को पकड़ते हैं। अब देखो ये हो गया 2.3, और यस आउटपुट हो गया हमारा। ओके। देन इस ये 2.3 अब है क्या, अब फिलहाल के लिए इसे क्या करते हैं, हम क्या मानते हैं, इसे थ्रेशोल्ड वैल्यू मानते हैं। हम क्या मान लेते हैं, इसे थ्रेशोल्ड वैल्यू मान लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड इसके लिए क्या हो गई, इस रिकॉर्ड के लिए 2.3 थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन ट्री बनाते हैं। तो डिसीजन ट्री मेरा किस तरह से बन सकता है, मैं क्या करता हूँ, जो मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसके लेस देन इक्वल्स टू मैं देखता हूँ, और इसको मैं डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करता हूँ। अब किस तरह से कैटेगराइज करूंगा, तो यहाँ पर मैं इसे कैटेगराइज किया, इसे स्प्लिट किया। स्प्लिट मैं करूंगा यस और नो में, यस में और नो में। ओके। तो यस और नो में जब मैंने स्प्लिट किया, तो कितने मेरे यस है और कितने नो है उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं यस कैटेगरी में चलता हूं तो यहाँ पर देखो 2.3 के इक्वल में और लेस देन में कितनी वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इधर की साइड आएंगे तो हमें 1 यस मिलेगा और 0 नो मिलने वाला है। ओके। अगर मैं नो की कैटेगरी में जाऊं तो नो की कैटेगरी यानी इस वाली कैटेगरी में चेक करने वाला हूं मैं, है ना। तो इसमें देखो नो कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, 3 नो मिल रहे हैं, और 1 2 3, 3 यस मिल रहे हैं। तो इस कैटेगरी में मुझे क्या मिले, 3 यस मिल रहे हैं और 3 नोज मिल रहे हैं। ओके। देन इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे। अब क्या करते हैं, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इस वाले रिकॉर्ड को देखते हैं, 3.6 और यस को। अब यहां से क्या करते हैं, हम एक और थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, जो अब हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगी, जो न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 3.6। 3.6 हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो लेस देन इक्वल्स टू 3.6। ओके। और इसको क्या करते हैं, अब स्प्लिट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा स्प्लिट। अब स्प्लिट में हम फिर से देखते हैं कि यस नो कितनी है हमारे। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यस कैटेगरी में जाता हूं और इधर नो कैटेगरी को लिखता हूं, ठीक है, तो यस कैटेगरी में कैसे लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 3.6 में कितने हैं। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इससे ऊपर ऊपर की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो हम देखें यहाँ पर हमें कितने, 1 यस और 2 यस। ओके। तो यहाँ पर 2 यस मिल रहे हैं और 0 नोज मिल रहे हैं। कंफर्टेबल। देन अगेन क्या होता है,
अगर मैं नो की कैटेगरी में जाता हूं तो इसका मतलब इसमें चेक करना होगा। ओके, देन इसमें हम चेक करें द नंबर ऑफ यस एंड नोज, तो हम देखेंगे यस हमारे 2 हैं और नो हमारे 3 हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि 2 यस हैं एंड 3 हमारे नोज हैं। उसी तरह से हम फिर नेक्स्ट चलेंगे। हर जितने भी हमारे डेटा है, जितना भी हमारा रिकॉर्ड है, सबके लिए इसी तरह से चेक करना होगा। डिफरेंट डिफरेंट हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू आएंगी, देन हम स्प्लिट करते चले जाएंगे, नेक्स्ट 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 ऐसे करके बहुत बड़ा एक डिसीजन ट्री बन जाएगा। अगर हम इस तरह से सोचें तो एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मान लो ये तो हमारा एक छोटा सा डेटा सेट हो गया। अब यहाँ तक ये समझ में आ गई कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू निकलेंगे और उसको इस तरह से स्प्लिट करते चले जाएंगे। ओके, फर्दर स्प्लिट करते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अभी तो हमारे पास ये स्मॉल डेटा सेट है, बट अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा सेट होगा, अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा सेट होगा, तब क्या यही वाली प्रोसेस चलती रहेगी? प्रोसेस तो यही चलने वाली है न्यूमेरिकल डेटा के साथ, बट ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि ये कि लार्ज जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसमें तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें, अगर हम कहें, अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, अगर इस टेक्निक के डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज किस इस तरह से हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि इफ हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा हुआ, तब उस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत ह्यूज होने वाली है। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, यहां तक हमें ये चीज पता चली। अब एक चीज और देख लेते हैं, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से ओवरकम किया जाएगा वो चीज देख लेते हैं। बट उससे पहले क्या करते हैं, एक बड़ा सा डेटा सेट का हम डिसीजन ट्री बना के देखते हैं, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक फीचर 1 है और मैंने इस फीचर को क्या किया, मैंने इसको फर्दर स्प्लिट करता चला गया। तो इस तरह से मैं इसे फर्दर स्प्लिट करूंगा। ओके, तो इसके भी कुछ स्प्लिट निकलेंगे। ओके, देन इसके बाद मैंने क्या किया, इसको फर्दर स्प्लिट किया, यहाँ पे स्प्लिट किया। ओके, देन इसको भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, ऐसे आगे स्प्लिट। मतलब क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे पास, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं स्प्लिट करता जा रहा हूँ, स्प्लिट करता जा रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इस डेटा सेट में हम देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पर कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस फीचर से मुझे एक प्रिडिक्शन निकाला, मतलब मैंने मॉडल को ट्रेन किया डिसीजन ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मुझे वो प्रिडिक्ट करके देगा कुछ वैल्यूज। अब यहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी कुछ वैल्यूज इस तरह से जा रही हैं, यस नो टाइप में इस तरह से जा रही हैं, और यहाँ पर इस तरह से मिल रही हैं मुझे। ओके, तो इस तरह से अब देखो क्या कर रहे हैं हम। जब हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट होगा, तो हमारी ना वैल्यूज, और जो हमारा प्रिडिक्शन होगा या हमारी कुछ वैल्यूज जो भी डिसीजन ले रहा होगा डिसीजन ट्री के अकॉर्डिंग, हम ना डिसीजन ट्री के डेप्थ में जाते जा रहे हैं, हम डेप्थ में जाते जा रहे हैं। देखो बहुत मतलब, और जितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तब फाइनली हम जाके मिल रहे हैं, हमारे हमारा जो आउटपुट मिल रहा है वो यहाँ पर आके मिल रहा है। तो अगर मैं इसमें कुछ भी अपनी तरफ से डाल दूं कि यहाँ पे 9 यस हो सकते हैं और 2 नोज हो सकते हैं, तो इस केस में हमें प्रॉब्लम बस यही आ रही है कि हम डेप्थ में जाते जा रहे हैं। तो जब हम डेप्थ में जाते जाएंगे ना, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम होती है ओवरफिटिंग की। प्रॉब्लम क्या होती है, ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। अब ओवरफिटिंग प्रॉब्लम हमें पता है कि जब हम ट्रेन डेटा सेट के साथ खेलते हैं, यानी कि ट्रेन डेटा सेट में जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत हाई होती है, और जब हम टेस्ट करते हैं एक्यूरेसी को, तो बहुत लो हो जाती है। तो इस केस को कहते हैं हम ओवरफिटिंग, और ये ओवरफिटिंग प्रॉब्लम आनी ही आनी है, क्योंकि हम एक तो डेप्थ में जा रहे हैं और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है हमारे पास। ओके, तो इस सिनेरियो में हम क्या, इट लीड्स टू द ओवरफिटिंग। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को डिक्रीज करने के लिए, और हमारे जो सेकंड प्रॉब्लम, जो लास्ट प्रॉब्लम थी हमारी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ओवरकम करने के लिए, उसके लिए हम क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैंने इस डेटा सेट से मैंने क्या समझाना चाहा, मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा जो प्रिडिक्शन है, मेरा जो मॉडल का प्रिडिक्शन है कुछ इस तरह से आ रहा है, यानी डेप्थ में आते जा रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों नहीं जरूरत पड़े,
तो अगर हम यहाँ पर देखें 9 यस एंड 2 नोज, तो कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे तो यस हैं एंड बहुत कम नोज हैं। तो अगर मैं यही बोल दूं कि यहाँ पर अगर इस नोड पर आ जाता है, ओके, यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, तो मुझे फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मुझे ऑलरेडी ना 9 यस मिल रहे हैं, बहुत सारे तो मेरे पास यस है, यानी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, यस आने की है। तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि यहाँ पर अगर यहाँ तक आ जाते हैं तो इस केस में मुझे यस ही मिलने वाला है। अब इस चीज को हम, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ये फर्दर स्प्लिट को बचा सकते हैं, ठीक है, और डेप्थ में जाने से बच सकते हैं। एंड देन, और उससे फायदा ये हो सकता है कि हम जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब इस चीज के इन जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं। सो टेक्निक्स क्या होती हैं उनको देख लेते हैं। सो हियर देर आर टू टेक्निक्स, देर आर टू टेक्निक्स आर यूज्ड टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। ठीक है, ये ओवरफिटिंग में ही सारी दोनों प्रॉब्लम से आ जाएंगी। ओके, तो हमारी फर्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जो हमारी टेक्निक होती है, सॉरी, वो होती है हमारी पोस्ट प्रूनिंग, पोस्ट प्रूनिंग। एंड सेकेंड वन जो टेक्निक होती है हमारी, वो होती है प्री प्रूनिंग। अभी पोस्ट प्रूनिंग, प्री प्रूनिंग क्या है, ये भी चीज अभी देख लेते हैं। सो एक रफली आइडिया अगर मैं देता हूँ, तो पोस्ट प्रूनिंग क्या है वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है, ये मेरा एक डेटा सेट है, और इस डेटा सेट से हम जब ये कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना डिसीजन ट्री, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है, इस तरह से हमारे पास क्या आते जा रहे हैं, जब हम प्रिडिक्शन करने जाते हैं तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह से डेप्थ में जाता जाता है। ओके, तो जब हम डेप्थ में जा रहे हैं, तब हम क्या कह रहे हैं कि हमें यहाँ अगर इस पॉइंट पर आ जाते हैं, तो हमें फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ यस की ज्यादा मिल रही है, तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर यस ज्यादा होने वाले हैं, यानी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे यस ही मिलने वाला है, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे को कंस्ट्रक्ट करके देन मैं क्या करूंगा, इतने पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, प्रून कर दूंगा, यानी इसको कट कर दूंगा। यानी पहले मैंने क्या किया, अपने डिसीजन ट्री को बनाया, क्रिएट किया, देन उसके बाद मैंने क्या किया, जहां तक मुझे लगा कि यहाँ तक मुझे ये प्रिडिक्शन मिलेगा, मैं श्योर हो गया, तब मैंने क्या किया, जो नीचे के जो फर्दर स्प्लिट हो रहे हैं उनको मैंने क्या किया, प्रून कर दिया, इसे कट कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस को बोलते हैं पोस्ट प्रूनिंग। अब उसके बाद में अगर प्रू प्रूनिंग का आइडिया देता हूँ, तो इसका मतलब प्री प्रूनिंग का मतलब ये है कि मैं कुछ हाइपर पैरामीटर्स का यूज करूंगा, मैं ऐसे ऐसे पैरामीटर्स को यूज करूंगा पहले ही, बिफोर कंस्ट्रक्टिंग डिसीजन ट्री, कि हाइपर हाइपर पैरामीटर्स का यूज करके, मैं बेस्ट फिट पैरामीटर्स का यूज करके मैं पहले ही क्या करूंगा, ये डिसाइड कर लूंगा कि मेरा जो स्प्लिट होने वाला है कहाँ तक होने वाला है, देन मैं क्या करूंगा, उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब वो चीज होती कैसे है, मैं इसको भी और डिटेल में बताता हूँ, पोस्ट प्रूनिंग के केस को और प्री प्रूनिंग के केस को। ओके, सो अगर हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एस्केलेंट लाइब्रेरी को यूज करते हैं। ये हो गया एस्केलेंट, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो एस्केलेंट में हम जाकर देखेंगे तो हमारे पास ना डिसीजन ट्री में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अब मैं पैरामीटर्स, एक दो पैरामीटर्स अगर मैं बताऊं, तो वो सारी चीज हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे अभी तो हमें पता पड़ेगा कि अगर हम पैरामीटर्स की कुछ की बात करें, जैसे कि एक क्राइटेरियन नाम का पैरामीटर होता है, क्राइटेरियन नाम का पैरामीटर होता है। अब इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर हमारा गिनी होता है। ओके, देन एंट्रोपी होता है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि गिनी और एंट्रोपी क्यों यूज किए जाते हैं। ओके, और किस किस डेटा सेट के लिए ज्यादा परफेक्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि गिनी लार्ज डेटा सेट के लिए यूज होता है, स्मॉल डेटा सेट के लिए एंट्रोपी को यूज करते हैं। और इन दोनों का यूज हम क्यों करते हैं, टू चेक द प्योरिटी। ओके, एक हमारा हो सकता है कि मैक्स डेप्थ नाम का पैरामीटर होता है। ये क्या काम करता है कि कितनी डेप्थ में हमारा डिसीजन ट्री है, इसकी डेप्थ क्या है। ओके, एक होता है मिनिमम सैंपल स्प्लिट, की कितनी मिनिमम सैंपल हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो इस तरह के पैरामीटर्स यूज होते हैं। ओके,
तो ये जो पैरामीटर्स है ना, इन पैरामीटर्स का यूज करके अगर हम पहले यूज कर ले, बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड आउट कर ले, तो उन पैरामीटर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन ट्री की जो डेप्थ है उसको कम कर सकते हैं, ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। सो इसलिए हम यूज करते हैं इन पैरामीटर्स को। सो जितने भी ये पैरामीटर्स होते हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ये ऑल पैरामीटर्स आर यूज टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। ये सब ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को कम करने वाले हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को कम कर देंगे, ठीक है। ये डिक्रीज कर देंगे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को, एंड टू डिक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी सो वी विल यूज दीज पैरामीटर्स। ओके, तो एक बेसिक सा आइडिया हो गया। अब एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहाँ पर हमें पोस्ट प्रूनिंग यूज करनी चाहिए, कहाँ पर हमें प्री प्रूनिंग यूज करनी चाहिए। ओके, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ पोस्ट प्रूनिंग, तो हमें बेसिक आइडिया तो मिल गया कि पोस्ट प्रूनिंग क्या है, सबसे पहले ये क्या काम करता है, बस इतना देखो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये इट इज वी कैन ऑल्सो यूज फॉर द स्मॉल डेटा सेट, फॉर स्मॉल डेटा सेट। तो हमें स्मॉल डेटा सेट के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्री पोस्ट प्रूनिंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये कैसे काम करता है, ये सबसे पहले क्या करता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है हमारा डिसीजन ट्री, ये कंस्ट्रक्ट करता है हमारा ट्री को, कंस्ट्रक्ट द ट्री। ओके, यानी कि डिसीजन ट्री। तो ये हमारे डिसीजन ट्री को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करता है, देन क्या करता है, ये प्रून करता है ट्रीज को, प्रून द ट्री। यानी क्या करता है, जब हम श्योर हो जाते हैं कि यहाँ पर एट दैट पॉइंट पर मुझे यस या नो, मुझे एक आउटपुट मिलने वाला है, तब क्या करता है, वहां से इस ब्रांच को क्या कर देता है, कट कर देता है। समझ में आया? तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्मॉल डेटा सेट के लिए यूज करते हैं। और लार्ज के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते? मान लो लार्ज डेटा सेट के लिए क्या किया हमने, बहुत बड़ा एक डिसीजन ट्री क्रिएट कर लिया, बट हमें पता था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मुझे यहाँ पर यही यस या नो मिलने वाला था, मुझे आउटपुट मालूम चल गया था कि यही मिलने वाला है। देन उस केस में तो प्रॉब्लम हो जाती, हम तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते चले गए हम डिसीजन ट्री के। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि हम पोस्ट प्रूनिंग का यूज हम फॉर स्मॉल डेटा सेट के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, वो लेकर है प्री प्रूनिंग को लेकर। तो प्री प्रूनिंग के लिए क्या यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। सो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो यूज होता है फॉर द लार्ज डेटा सेट के लिए हम यूज कर सकते हैं। लार्ज डेटा सेट, अब लार्ज डेटा सेट के लिए यूज क्यों ही करना भैया हमें, तो इसको भी देख लेते हैं। तो लार्ज डेटा सेट के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिसीजन ट्री नहीं क्रिएट करते इसमें, इस केस में हम सबसे पहले हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से बेस्ट पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं। सो हम क्या करते हैं, वी डू हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट पैरामीटर्स, ये suitable parameters for that algorithm or for that condition। ओके, देन हम क्या करते हैं इसको फर्दर, देन जो थर्ड पॉइंट हमारा होगा वो क्या करते हैं, देन वी कैन स्प्लिट। सो वी कैन स्प्लिट अकॉर्डिंग टू हाइपर पैरामीटर। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसलिए हम यूज करते हैं प्री प्रूनिंग को। तो आई होप कि ये वाली चीजें हमें समझ में आई, कि ये दोनों टेक्निक्स पोस्ट प्रूनिंग और प्री प्रूनिंग को हमें समझ में आया होगा। ओके, देन नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा डिसीजन ट्री क्लासिफायर। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है हमारा डिसीजन ट्री क्लासिफायर। सॉरी, क्लासिफायर तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिसीजन ट्री रिग्रेसर। ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब ये रिग्रेसर के केस में हमें पता है कि आउटपुट कैसा आता है। ओके, कंटिन्यूअस वैल्यू आउटपुट आते हैं।
तो अब उस चीज को देख लेते हैं कि डिसीजन ट्री रिग्रेसर के केस में किस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस करता है या प्रेडिक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डेटा सेट को लेता हूँ। सो मेरा डेटा सेट क्या हो सकता है, सो लेट्स कंसीडर डेटा सेट। और डेटा सेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है कुछ, ओके। देन यहाँ पे क्या है, मेरा एक फीचर है करियर गैप से लेके, कि मेरे करियर का गैप, एंड देन मेरी एक सैलरी का आउटपुट फीचर है, ओके। तो अगर मैं आउटपुट और फीचर्स की बात करूं तो ये मेरा आउटपुट फीचर है, ओके। और ये दोनों मेरे क्या हैं, ये मेरे इंडिपेंडेंट फीचर हैं, ओके। ये हो गए मेरे इंडिपेंडेंट फीचर। देन अब इसमें कुछ वैल्यूज हैं, जैसे एक्सपीरियंस मेरा 2 ईयर का हो सकता है, 2.5 हो सकता है, ओके। देन 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4.5 हो सकता है। तो इस तरह से मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है। अब करियर गैप की बात करें तो इसमें कुछ वैल्यूज हैं, यस है, या फिर नो हो सकता है, ओके। यानी नो यस हो सकता है, ओके। अगर हम सैलरी की बात करें तो हो सकती है कि यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो 40K है, 42K है, ओके। देन हमारा 52K हो सकता है, 60K हो सकता है, या 56K हो सकता है। अब ये हमारा एक डेटा सेट है, और इस डेटा सेट में हम क्या करने वाले हैं, डिसीजन ट्री रिग्रेशन प्रॉब्लम को हम देखने वाले हैं। तो इस किस तरह से टैकल किया जाता है। तो अगर हम बात करें डिसीजन ट्री रिग्रेशन में, सो वहां पर क्लासिफिकेशन के केस में हम यूज करते थे एंट्रोपी और गिनी एंट्रोपी को टू चेक द प्योरिटी। बट यहाँ पर इस केस में बात करें, सो वी डोंट यूज द एंट्रोपी एंड गिनी इन केस ऑफ रिग्रेशन टू चेक द प्योरिटी, ओके। अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल फीचर्स जो हैं वो ऑल्सो एग्जिस्ट करते हैं। सो वी विल सी हाउ टू डिसीजन ट्री स्प्लिट व्हेन न्यूमेरिकल फीचर्स अकर। तो हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जब हमारे न्यूमेरिकल फीचर्स आते हैं तो हम उनको किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। ये भी चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ऑल्सो ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा रिग्रेसर है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर है, ये किस तरह से काम करता है। सो अब आगे चलते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ कोई भी एक स्पेसिफिक नोड या कोई भी एक स्पेसिफिक फीचर। मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड कोई भी न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर क्या है, ये न्यूमेरिकल फीचर्स है, ये सब न्यूमेरिकल फीचर्स है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक फीचर को मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्सपीरियंस नाम का जो मेरा फीचर था, मैंने उसको सिलेक्ट किया, ओके। अब इसमें कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि 2 है, 2.5 है, ओके, 3, 4, 4.5, इस तरह से वैल्यूज हैं इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, इनसे मैं एक डिसीजन ट्री क्रिएट करता हूँ इससे, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन ट्री। अब मैं मान के चलता हूँ, मैं 2 को लेता हूँ, ओके। तो अगर मैं देखूं लेस देन इक्वल्स टू 2, और इसको मैं फर्दर स्प्लिट करता हूँ, मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया। मान लो मैंने एक 2.5 को लिया, 2.5, मैंने इसको फर्दर स्प्लिट किया, ओके। अभी मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से काम करता है ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इंफॉर्मेशन गेन किस में हाईएस्ट है। इन दोनों केसेस में जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट और भी हमारे जो फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्प्लिट होगा, ओके। जैसे लेस देन इक्वल टू 3, तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन ट्री बनेंगे। अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि कौन से डिसीजन ट्री को हम फर्दर स्प्लिट करें, कौन से फीचर को हम फर्दर स्प्लिट करें। तो उसको चेक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम सभी का क्या निकालेंगे, हम इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। तो जब हम इंफॉर्मेशन गेन निकाल देंगे, तो इंफॉर्मेशन गेन से ये पता चलेगा किसका हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन है। और जिसका भी हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन होगा, जिसका भी हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन होगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। आगे जैसे हमने क्लासिफिकेशन के केस में किया था कि जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा, उस फीचर को सिलेक्ट कर लो फर्दर स्प्लिट के लिए। उसी केस को यहाँ पर यूज करेंगे, सेम टू सेम चीजें यहाँ पर यूज करेंगे। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं वो किस तरह से यूज की जाती है, वो भी चीज देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक फीचर लिया था लेस देन इक्वल टू 2 को लेकर, और मैंने क्या किया, इसको फर्दर डिवाइड किया, कर दिया डिवाइड। अब ये फर्दर जब डिवाइड हुआ, अब ये मान लो इस तरह से कुछ डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। डिवाइड किया मैंने, तो इसमें जो मेरा आउटपुट फीचर क्या था, तो टोटल आउटपुट फीचर अगर मैं देखूं, टोटल आउटपुट फीचर अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये वाले फीचर, ठीक है। तो 40, 42, 52, 60 एंड 56, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसको,
40K, 42K, 52K एंड 60K एंड 56K। तो ये मेरे पास कुछ आउटपुट फीचर्स थे जो मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब यही तो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर मैं यस के केस में चलता हूं और यहाँ पर मैं नो के केस में चलता हूं, तो यस के केस में कितने आ रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं यस के केस में बात करूं, यानी लेस देन इक्वल्स टू 2 में कितने आ रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू 2 में अगर मैं देखूं, तो लेस देन इक्वल्स टू 2 के केस में इसमें यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक ही आ रहा है यस के केस में, बाकी सब नो के केस में आ गए। तो जो हमारा एक है यानी कि 40 के तो यहाँ पर स्प्लिट हो गया यस के केस में, बाकी जो नो के केस में आए हमारे 42 के आए। अब मैं इसे स्प्लिट कर रहा हूँ, 42 के आए, 52 के आए एंड देन 60 के आए एंड देन 56 के आए। तो इस तरह से मेरे पास आगे डिफरेंट डिफरेंट मैंने स्प्लिट कर दिए। ओके, देन अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, टू चेक द इम्प्योरिटी वी यूज एंट्रोपी एंड गिनी। बट एंट्रोपी और गिनी कहां पर यूज करते थे हम, वहां पर यूज करते थे क्लासिफिकेशन में। बट इस केस में हम क्या यूज करेंगे, वेरिएंस रिडक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वेरिएंस रिडक्शन करेंगे यूज। वेरिएंस रिडक्शन कैसे यूज करेंगे उसको भी देख लेते हैं। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक और फीचर को लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को चेक करना है ना, उसमें से इन्फॉर्मेशन गेन निकालूंगा, किसका इन्फॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है, देन उसको मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा। उसके लिए मैंने क्या किया, मेरा जो एक नेक्स्ट फीचर था लेस देन इक्वल्स टू 2.5, यही था मेरा 2.5 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 2.5 को मैंने फर्दर स्प्लिट किया। फर्दर स्प्लिट करूंगा किस केस में होगा, तो मैं उसे करूंगा या तो नो करूंगा या यस करूंगा। ओके, अब उसके लिए वैल्यूज कहाँ से आएंगी, वही सेम वैल्यूज जो हमारी आउटपुट की वैल्यूज हैं। वो वैल्यू है 40K हो गया, 42K हो गया, है ना, 52K हो गया एंड देन 60K हो गया, 56K हो गया। तो इस तरह से अब ये फर्दर डिवाइड होंगे। फर्दर डिवाइड कैसे होंगे, अगर मैं बात करूं नो के केस में या यस के केस में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लेस देन इक्वल टू 2.5 का मतलब ये। सो अगर मैं यस कैटेगरी की बात करता हूं, तो यस कैटेगरी में मेरे कौन कौन सी वैल्यू आने वाली है, तो यस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो यस कैटेगरी में मेरी ये वैल्यूज आने वाली हैं कि लेस देन इक्वल्स टू ये आ रही हैं, 2.5 है या फिर 2 है यस के केस में। ओके, देन अगर मैं देखूं इसको तो ये वैल्यूज मेरी आने वाली हैं, 40 के आने वाली है और 42 के आने वाली है यस के केस में। और नो के केस में अगर हम चेक करें तो बाकी जितनी वैल्यूज हैं 52 के, 60 के एंड देन 56 के, तो ये सब नो के केस में आने वाली हैं। तो इस तरह से मेरा फर्दर स्प्लिट होता चला जाएगा। ओके, अब क्योंकि मैंने बताया कि हम एंट्रोपी को, सॉरी एंट्रोपी नहीं, हम प्योरिटी को चेक करने के लिए, इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, वेरिएंस रिडक्शन। सो वेरिएंस रिडक्शन का मैं अगर इक्वेशन लिखता हूं, तो यहाँ पर मैं अगर वेरिएंस रिडक्शन का मैं इक्वेशन लिखता हूं, तो इक्वेशन क्या होता है, वेरिएंस ऑफ रूट नोड, वेरिएंस ऑफ रूट नोड माइनस समेशन ऑफ डब्ल्यू आई, यानी कि वेट ऑफ द चाइल्ड, यानी जो लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड जो भी चाइल्ड है, इनटू वेरिएंस ऑफ चाइल्ड। ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला होता है, एक इक्वेशन होती है फॉर फॉर द वेरिएंस रिडक्शन के लिए। ओके, अब इसमें पैरामीटर्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डब्ल्यू आई का मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ द चाइल्ड, वेट ऑफ चाइल्ड, कंफर्टेबल। देन अगर हम बात करें वेरिएंस ऑफ चाइल्ड, वेरिएंस ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या हो गया, तो हमारे दो चाइल्ड होते हैं, वेरिएंस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, ओके, तो उसका, एंड वेरिएंस ऑफ राइट चाइल्ड, वो हो गया। ओके, देन इसका, तो इन दोनों को, ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इसका मतलब हो गया वेर ऑफ चाइल्ड का मतलब वेरिएंस ऑफ चाइल्ड हो गया, ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हो गए। अब इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लें, जैसे हमने एंट्रोपी को और गिनी इंडेक्स को चेक किया था, है ना, तो उसी गिनी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट किया था, उसी तरह से हम वेरिएंस रिडक्शन को यूज कर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं वेरिएंस ऑफ रूट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेरिएंस ऑफ रूट को फाइंड आउट करेंगे, अब हमें पता है वेरिएंस का फॉर्मूला ऑलरेडी। तो वेरिएंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेरिएंस इक्वल्स टू होता है 1/n, i इक्वल्स टू 1 to n एंड y ऑफ i माइनस y
मीन का होल स्क्वायर, ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। तो अगर मेरे पास जरूरत क्या पड़ने वाली है, वाई मीन की जरूरत पड़ने वाली है, तो वाई मीन को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम इसका वाई मीन फाइंड आउट करें, तो ये तो वाई हो गया आउटपुट, तो वाई मीन मेरा क्या हो जाएगा, वाई मीन मेरा हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, 40, 42, 52 एंड 60 एंड 56। तो अगर मैं इसे सीधा सीधा एवरेज इसका निकालता हूँ मीन, तो ये मेरा नियरली होगा, ये मेरा 50K मेरे को मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 50K मेरे को मिलने वाला है। ठीक है, 50K हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो इसमें वेरिएंस ऑफ रूट देते हैं। तो वेरिएंस ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, सिंपल है। तो एन कितने हमारे 5 हैं, 1 अपॉइंट ये 5 हो गए। ठीक है, अब वाई आई की वैल्यू कितनी है, वाई आई की वैल्यू मैं देख लेता हूँ। वाई आई की वैल्यू 40 है इस टाइम पे। ठीक है, तो 40 होगी, 40 माइनस मेरा वाई बार कितना है, 50। तो यहाँ पे क्या कर दो, 40 माइनस 50 का होल स्क्वायर। कंफर्टेबल। देन आगे चलते हैं, तो ऐसे करके 42 माइनस 50 का होल स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, प्लस 52 माइनस 50 का होल स्क्वायर, है ना। अब और आगे चलते हैं, सो और आगे देखें तो और जितने भी हैं मेरे सबको ऐसे ही कर देंगे, 60 माइनस 50 का होल स्क्वायर, प्लस 56 माइनस 50 का होल स्क्वायर। अब इस तरह से हम वेरिएंस, रूट का वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 इधर कर देते हैं, 1/5। ओके, अब 40 माइनस 50 यानी 10, यानी कि 100 हो गया, इसको स्क्वायर करेंगे। देन इसका करेंगे तो 64 हो गया, इसी तरह से इसका 4 हो जाएगा, इस तरह से इसका 100 हो जाएगा, देन 36 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसे कैलकुलेट करके जब आंसर निकालेंगे, तो हमारा वेरिएंस निकल के आएगा 60.8। ये हमारा रूट हो गया, वेरिएंस वेरिएंस होगा रूट का, रूट का वेरिएंस हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से वेरिएंस हम निकालेंगे किसका, लेफ्ट चाइल्ड का। वेरिएंस निकालेंगे हम लेफ्ट चाइल्ड का। ठीक है, अब लेफ्ट चाइल्ड का वेरिएंस कैसे निकालेंगे, इसी तरह से सेम प्रोसेस यही करनी है कि हमारा लेफ्ट चाइल्ड में कितना है, 1/1। क्यों है 1/1, तो अगर हम देखें, अगर हम देखें इस केस में, देखो एक ही है, एक ही रिकॉर्ड है 40 के। ठीक है, तो 1/1, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 40 माइनस जो हमारा एवरेज है 50, इसका होल स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ओवरऑल 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ राइट का निकालेंगे। तो वेरिएंस ऑफ राइट का किस तरह से होगा, वही सिंपल तरीका है इसका भी। टोटल 5 थे, एक हमारा लेफ्ट में चला गया, 4 हमारे राइट में हो गए। तो इस तरह से हम निकाल देंगे, तो 42 माइनस 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर 52 माइनस 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन 60 माइनस 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन 56 माइनस 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे। अगर इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/4, 64 प्लस इसका 4 बनेगा, इसका 100 बनेगा, इसका 36 बनेगा, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ऊपर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, 51 के समथिंग आने वाली है। तो ये हो गया हमारा राइट का। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस रिडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वेरिएंस रिडक्शन। सो वेरिएंस रिडक्शन, अब हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, बस वैल्यूज को रख पुट करना है। तो किस तरह से पुट करना है, तो वेरिएंस ऑफ रूट की जो आई थी हमारी वैल्यू 60.8 वैल्यू आई थी, तो इसको रख दिया 60.8 माइनस। ओके, देन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, WI यानी कि वेट ऑफ चाइल्ड, वेट ऑफ चाइल्ड यानी लेफ्ट के लिए पहले चेक करते हैं। तो लेफ्ट के लिए वेट ऑफ चाइल्ड कितना हो गया, अब यहाँ पे वेट ऑफ चाइल्ड यहाँ पर पता पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना वेट ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे निकालेंगे हम वेट ऑफ चाइल्ड। वेट ऑफ चाइल्ड यानी कि एक तरह से कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या है मतलब, कि यहाँ पर कितना वेट, मतलब एक एक है ना चाइल्ड में इधर लेफ्ट में, तो 1 टोटल में से कितने में से, 5 में से। तो यहाँ पर वेट ऑफ चाइल्ड लेफ्ट के लिए कितना हो गया, 1/5। यहाँ पर कितने 4, तो इसके लिए क्या हो गया, 4/5। तो इस तरह से हम वेट ऑफ चाइल्ड निकालेंगे हर एक नोट के लिए, लेफ्ट या राइट के लिए, चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पर लेफ्ट की बात करें तो 1/5 इंटू, अब इसकी लेफ्ट के लिए हमारा वेरिएंस कितना आया, 100। सही है, देन अब समेसन है तो प्लस हो गया, और इसके लिए राइट के लिए 4/5 आया था, और 51। देन आप जैसे इसे सॉल्व करते हैं,
तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो कुछ इस तरह से होंगी, 60.8 माइनस, है ना, और ये हो गया 5, ये 20, ये माइनस इधर जाएगा तो ये -40 इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब जैसे इसे 20 एंड 60.8 यानी कि ये 0 आने वाला है, 0 आने वाला है, वेरिएंस रिडक्शन बहुत अच्छी बात है, वेरिएंस रिडक्शन 0 आने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें समझ में आ रहा है कि इसे फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें वेरिएंस रिडक्शन 0 मिल गया। ओके, सो इस तरह से हम वेरिएंस रिडक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन अगर हम थोड़ा सा और देखें, अगर हम सेकंड वाले फीचर के लिए निकालें, कौन सा सेकंड वाला फीचर है, जो लेस देन इक्वल टू 2.5 है, जो हमने फर्दर स्प्लिट किया था। ओके, जो हमने क्या किया था, फर्दर स्प्लिट किया था, कौन सा था, ये वाला, इसको हमने क्या किया था, फर्दर स्प्लिट किया था। ओके, ठीक है, ये इधर नहीं आ रहा है, बट इस वाले को हम क्या करते हैं, फर्दर स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आ रही थी वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू आ रही थी 40K और 42K आ रही थी, और इधर की साइड मेरी क्या वैल्यू आ रही थी, 52K, 60K और 56K। यहाँ पर मेरी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, किस केस में, यहाँ पे यस नो के केस में, यस और नो के केस में आने थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही सेम सेम चीजें करनी है, हमें वेरिएंस निकालना है। तो मैंने ऑलरेडी वेरिएंस जो फाइंड आउट किया है अभी, तो वेरिएंस ऑफ रूट का जो मेरे पास निकल के आया वो निकल के आया इसका 60.8। ओके, एंड देन अगर मैं वेरिएंस ऑफ लेफ्ट की बात करूं तो मेरे पास लेफ्ट के लिए वेरिएंस निकल के आया, आप अपनी तरफ से फाइंड आउट करके देखना, ठीक है। तो क्या आएगा, 1/2, अगर हम, क्योंकि दो आ रही हैं, और 100 प्लस 64। तो इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 82 कुछ आएगा। और इसके लिए अगर मैं बात करूं वेरिएंस ऑफ राइट के लिए, तो मेरे पास क्या आने वाला है, 46.66 करके आने वाला है। अब कुछ नहीं करना है, अब मुझे सीधा रिडक्शन फॉर्मूले में रखना है, वेरिएंस रिडक्शन में, वेरिएंस रिडक्शन वाले फॉर्मूले में मुझे वैल्यूज पुट करनी है। मुझे फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, तो 60.8 माइनस, और इसके लिए क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, टोटल 5 है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी यानी वेट ऑफ द चाइल्ड क्या हो गया, 2/5 इंटू 82। ओके, देन प्लस कर देंगे इसके लिए 3/5, क्योंकि 3 है इसमें, इंटू 46.66। ओके, देन जब हम इसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 0.04, एक बार आप अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लेना। तो अगर हम देखें तो वेरिएंस रिडक्शन ऑफ किसका, वेरिएंस रिडक्शन ऑफ, अगर मैं बात करूं 2 पॉइंट लेस देन इक्वल टू 2.5 वाले का, इस फीचर का, और वेरिएंस रिडक्शन ऑफ लेस देन इक्वल टू 2 वाले का, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मुझे 0 मिल रहा था, और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 0.004। तो किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है ऑलरेडी, ऑब्वियसली। जब इसका रिडक्शन ज्यादा है तो कह सकते हैं हम कि हम क्या, कहाँ से फर्दर करने वाले हैं, हम क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, तो फर्दर हम क्या करने वाले हैं, हम वी विल सिलेक्ट दिस फॉर स्प्लिटिंग। तो स्प्लिट करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करने वाले हैं। सो फाइनली हमने क्या देख लिया कि कैसे न्यूमेरिकल फीचर्स को, रिग्रेशन प्रॉब्लम को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनली डिसीजन ट्री रिग्रेशन हमारा फिनिश।